हेलो एंड नमस्ते। लर्न विद आरडीपी टैक्स अपडेट के इस चैनल में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं मास्टरी इन जीएसटी विद टैली प्राइम वर्जन 7 की, जिसके मॉड्यूल नंबर 6 पर हम हैं। पिछली बार हमने चैप्टर 31, 32 और 33 की बात कर ली है। आज हम बात करेंगे चैप्टर 34 की। चैप्टर 31 में अकाउंटिंग के बारे टैली के बारे में बताया गया क्या है टैली। चैप्टर 31A में अकाउंटिंग के बारे में बताया गया क्या है अकाउंटिंग, उसके गोल्डन रूल्स बताए गए और सॉफ्टवेयर के बारे में बताया गया। चैप्टर 32 में हमने आपको बताया कि कंपनी कैसे क्रिएट होती है, लाइव करके बताया, टैली को ओपन करके बताया। और चैप्टर 33 में उसका कॉन्फ़िगरेशन, जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन, पेरोल कॉन्फ़िगरेशन, टीडीएस कॉन्फ़िगरेशन, सभी कॉन्फ़िगरेशन करके आपको लाइव बता दी। आज हम चर्चा करने वाले हैं चैप्टर 34 की, जिसमें चर्चा होगी जीएसटी मास्टर्स, चार्ट ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर्स की। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, थोड़ा सा रिकैप कर लेता हूं। हमने कंपनी क्रिएट करने की पूरी विधि बताई और स्क्रीनशॉट देकर के यहां पर आपको समझाया कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। Company creation with GST in Tally Prime 2026 version 7 is the first and most critical step for GST accounting. First and most critical step for GST accounting and compliances. While creating company, you must correctly enter company name, address, state, country, financial year and books beginning date. ये इस वाले में करना था आपको। फिर selecting the correct state is mandatory because GST is state based. उसके बाद एक्यूरेट डिटेल्स इंश्योर प्रॉपर कैलकुलेशन ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी एंड स्मूथ रिटर्न फाइलिंग, वो हम इस वाले में देख चुके। और यहां पर हमने देखा जीएसटी का कॉन्फ़िगरेशन। इसको हम फ्लो चार्ट के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले हम क्या ओपन करेंगे, गेटवे ऑफ टैली ओपन हो गया भाई साहब, ये हमने बता दिया था यहां पर। फिर हम क्रिएट कंपनी करेंगे, ये दूसरा चैप्टर हो गया हमारा, ये हमने क्रिएट कंपनी कर लिया। फिर हम इंटर बेसिक डिटेल्स प्लस स्टेट, वो हमने इधर किया। फिर प्रेस F11 करने के बाद हम थर्ड नंबर की स्क्रीन पर चले गए और उसके बाद जीएसटी इनेबल इंटर जीएसटी करो। तो आप यहां पर इनेबल जीएसटी जैसी करेंगे, स्टेट डाल दिया, उसके बाद इनेबल जीएसटी के पॉपअप खुल करके आएगा, उस पर आप इनेबल कर दीजिए, उसके अंदर जाकर के आप पूरी डिटेल भर दीजिए, तो आपकी जीएसटी रेडी कंपनी बन गई। दिस इज द फ्लो चार्ट व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। इतने ऑप्शन आपको याद रखने पड़ेंगे कैसे टैली में हम कॉन्फ़िगर करते हैं जीएसटी को। चैप्टर 33 में क्या बताया गया है एक नजर डाल लेते हैं, उसके बाद ही हम चैप्टर 34 पे चलेंगे। चैप्टर 33 बोलता है आफ्टर कंपनी क्रिएशन जीएसटी इज एनेबल्ड थ्रू F11 फीचर्स। ये हमारी कंपनी क्रिएशन की प्रियोर्स थी और सभी हमने स्टेट तक हमने यहां पर डाल दिया। यहां पर चैप्टर 32 खत्म हो जाता है, जिसमें ये हमने पूरा आपको फ्लो चार्ट बनाया। ये फ्लो चार्ट में ये चीज और ये चीज हो गई। इसके बाद की कहानी चैप्टर 33 में बताई गई है। प्रेस F11, वही बोल रहा है आफ्टर कंपनी रजिस्ट्रेशन जीएसटी इज एनेबल्ड थ्रू F11 फीचर्स इन स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन सेट एनेबल जीएसटी यस। सेलेक्ट रेगुलर कंपोजिशन स्कीम, हमने रेगुलर सेलेक्ट किया था, आपको बताया क्योंकि हम रेगुलर में हैं। इंटर जीएसटी, वहां पर हमने अपना जीएसटी मेंशन कर दिया। एप्लीकेबल डेट एंड चूज जीएसटी रेट वाइज डिटेल्स, कौन कौन से रेट लगेंगे, जैसे मल्टी प्राइस और मल्टी रेट पूछ रहा था ना वहां पर, तो वहां पर हमें यस करना होगा। दिस कॉन्फ़िगरेशन एक्टिवेट्स जीएसटी लेजर्स, टैक्स कंप्यूटेशंस, जीएसटी कंप्लाइंट इनवाइस एंड रिपोर्ट्स लाइक जीएसटीआर 31, जीएसटीआर 3B। तो दोस्तों हमने चैप्टर 32, 33 अब यहां पर एक रिकैप कर लिया। हम आपको लेके चलते हैं चैप्टर 34 पर। चैप्टर 34 चार्ट ऑफ अकाउंट्स की बात करता है। ये चार्ट ऑफ अकाउंट यहां पर लगे हुए हैं, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। क्या क्या है, सबसे पहले ब्रांच डिवीजन दिया हुआ है, फिर कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, फिर रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, करंट एसेट्स, बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड, डिपॉजिट्स, लोन एंड एडवांस, स्टॉक इन ट्रेड, सन्ड्री डेटर्स, फिर करंट लायबिलिटी, ड्यूटीज एंड टैक्स, प्रोविजंस एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम, फिक्स्ड एसेट्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम, इन्वेस्टमेंट, लोन्स लायबिलिटी, बैंक ओडी अकाउंट, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन्स, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट एंड सस्पेंस अकाउंट। इनकी डिटेल्ड जानकारी आपको दे रहा हूं मैं, तभी हमारा ये चैप्टर 34 कंप्लीट होगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो टैली में जो ग्रुप आते हैं उसमें है ब्रांच और डिवीजन। तो ब्रांच डिवीजन पर हम बात कर रहे थे, जब किसी व्यवसाय की एक से अधिक शाखाएं डिवीजन होते हैं तब यह ग्रुप उपयोग किया जाता है। इससे हर शाखा का अलग अलग हिसाब रखा जा सकता है, जैसे दिल्ली ब्रांच, जयपुर ब्रांच। सेकेंड नंबर है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या होता है,
जब कोई प्रोप्राइटर या ओनर बिजनेस का बिजनेस के लिए कुछ मनी या फंड को इन्फ्यूज करता है बिजनेस में, तो उस मान लीजिए एक्स करके कोई बंदा है और अपना बिजनेस शुरू करता है, तो वो 20,000 रुपए कैश लेकर के आता है और अपने बैंक में, उसके बैंक में 1.5 लाख रुपए पड़े थे, ये दोनों वो बिजनेस को समर्पित कर देता है। तो क्या अब हम राहुल का अकाउंट खोलेंगे जो खुद का बिजनेस प्रोप्राइटर है? नहीं। तो उस पैसे को हम कहां पर लेकर के जाएंगे? जो राहुल ने बिजनेस को दिया है वो लेके जाएंगे कैपिटल अकाउंट में। मतलब कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंट्स द ओनर्स इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। ओनर ने बिजनेस में कितना रुपया इन्वेस्ट किया है, इसको रिप्रेजेंट करता है कैपिटल अकाउंट। इट इंक्लूड्स द अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर्स एंड आल्सो रिफ्लेक्ट प्रॉफिट रिटर्न्ड इन द बिजनेस। साल के अंत में जब हमें कोई प्रॉफिट होता है वो भी कैपिटल अकाउंट में आ जाता है। ओनर को बिजनेस के प्रॉफिट में से कुछ पैसे निकालने हैं, वो भी कैपिटल अकाउंट में आ जाता है। तो ड्राइंग, कैपिटल अकाउंट, रिजर्व एंड सरप्लस, ये सब चीजें कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। तो कैपिटल अकाउंट में मालिक द्वारा व्यवसाय में लगा गया पैसा दिखाया जाता है। जैसे व्यवसाय शुरू करते समय 5 लाख लगाना, 50,000 लगाना, ये मैंने एग्जाम्पल दिया आपको। नेक्स्ट अकाउंट है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या चीज आता है ये हम अभी आपको बता रहे हैं। दिस ग्रुप रिकॉर्ड्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ बिजनेस अर्निंग। बिजनेस के द्वारा जो अर्न करते हैं, व्यवसाय में जो मुनाफा कमाया जाता है, वो प्रोप्राइटर अपने घर नहीं ले जाता है और बिजनेस के प्रॉफिट को बिजनेस में ही लगा देता है। तो वो कहां पर जाता है? रिजर्व एंड सरप्लस में। कभी जरूरत पड़ी तो इसको ऐसे को निकाल लिया, नहीं तो कैपिटल अकाउंट में पड़ा रहेगा। दिस इज द पार्ट ऑफ रिजर्व कैपिटल अकाउंट। दिस ग्रुप रिकॉर्ड्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ बिजनेस अर्निंग। इट इंक्लूड्स जनरल रिजर्व, रिटेन्ड अर्निंग, कैपिटल रिजर्व एटसेट्रा। जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 में हमने 1 लाख रुपए प्रॉफिट दिखाया अपने फर्म में। वो 1 लाख रुपए जब हमारी बैलेंस शीट बनेगी तो कैपिटल अकाउंट में आ जाएगी। कैपिटल अकाउंट में इस सब ग्रुप के अंतर्गत आ जाएगी, रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत। तो उसे जनरल रिजर्व में या रिजर्व एंड सरप्लस में, किसी भी रिजर्व, जैसे रिटर्न अर्निंग है, कैपिटल रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, किसी भी नेम से उसको हम डाल देंगे। तो ये होता है रिजर्व एंड सरप्लस। चलिए आगे बढ़ते हैं करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स क्या है? करंट एसेट्स आर एसेट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। दे इंक्लूड डेटर्स, स्टॉक, बैंक बैलेंस, कैश एंड शॉर्ट टर्म लोन्स। वे संपत्तियां जो 1 वर्ष के अंदर नगद में बदली जा सकती हैं उन्हें करंट एसेट्स कहते हैं। मतलब जो संपत्तियां 1 वर्ष के अंतर्गत रिकवरेबल है उनको करंट एसेट्स में लाते हैं। जैसे स्टॉक है, देनदार है, बैंक बैलेंस है। इसको और अच्छे तरीके से समझा देते हैं। ये ऐसा ग्रुप है जिसमें लिक्विड एसेट्स भी रखे जाते हैं, जैसे कैश है, बैंक है। ऐसे भी एसेट्स रखे जाते हैं जो थोड़ा सा 1 साल तक लिक्विड नहीं होते हैं, जैसे देनदार, स्टॉक, कुछ ना कुछ पड़ा रहता है, लेकिन ये भी कम और ज्यादा होते रहते हैं। आई मीन टू से फिनिश भी हो सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। 1 साल में इनको नगद में बदला जा सकता है। तो करंट एसेट्स में क्या चीज हम पाते हैं कि कंपनी के पास कितनी लिक्विडिटी है। इसको लिक्विड एसेट्स भी बोलते हैं। इसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आ जाते हैं, कस्टमर से मिलने वाला जो रुपया है वो भी आ जाता है, जिसको सन्डी डेटर्स बोलते हैं। इन्वेंट्री मेंट फॉर सेल, जो सेल के लिए इन्वेंट्री हमारे पास रखी होती है। ये एसेट्स जो है हमारे डे टू डे बिजनेस रिक्वायरमेंट को पूरा करने में मदद करते हैं और हमारी लिक्विडिटी पोजीशन को बताते हैं। शुद्ध भाषा हिंदी में बोले तो वे संपत्तियां जो 1 वर्ष के अंदर नगद में बदली जा सकती हैं, जैसे स्टॉक, देनदार, बैंक बैलेंस। आई होप आपको करंट एसेट्स के बारे में पता चल गया होगा। अब हम आते हैं बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट क्या होता है? जैसे मैंने बताया कि ओनर ने आईसीआईसीआई बैंक में खाता खोल रखा था। आईसीआईसीआई बैंक में बैंक के जो कंपनी का ओनर है उसने खाता खोला था। उसमें मान लीजिए 1,50,000 रुपए पड़ा हुआ था उस समय जब उन्होंने कंपनी को दिया। कितना पड़ा हुआ था? 1,50,000 रुपए। तो ये जो 1,50,000 रुपए है ये कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। इसकी एंट्री कैसे करते हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बट अभी थ्योरी समझ रहे हैं
तो जब ये थ्योरी समझ लेंगे तो आपको वो एंट्री भी समझ में आ जाएगी। ये तो हम इसकी भी एंट्री करके बताएंगे अभी प्रैक्टिकल नॉलेज में, पहले थ्योरी बता देते हैं पूरी, उसके बाद हम आपको प्रैक्टिकल भी करवाएंगे। तो अब जो कंपनी का ओनर है वो 20,000 कैश लेकर के आया और 1,50,000 रुपए बैंक में लेकर के आया, टोटल 1,70,000 रुपए उसने कैपिटल लगाया, तो ये कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। तो जैसे डेबिट क्रेडिट का हमने आपको फंडा बताया था कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो अब डेबिट द रिसीवर, हु इज द रिसीवर और हु इज द गिवर? गिवर इज द ओनर, ठीक है ना। तो बैंक में हमारे पैसे आ रहे हैं, अब ये बैंक किसका हो गया? कंपनी का हो गया। तो हम क्या एंट्री करेंगे यहां पर? कैश, क्योंकि कैश एक रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का जो गोल्डन एंट्री का रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो बिजनेस में कैश आई तो हमने कैश को डेबिट कर दिया, कैश डेबिट, कितने से? 20,000 से। आई से अगर एक एंट्री में करना है कैपिटल अकाउंट का तो एक एंट्री में कर दीजिए। अब आईसीआईसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक डेबिट, ये कितने से होगा? 1,50,000 से। और क्रेडिट क्या होगा? कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट हो गया, कितने से? 1,70,000 से। 1,70,000 से क्रेडिट हो गया। तो ये आपकी एंट्री मैनुअल हमने आपको समझा दी। टैली में जब हम रिसीट की एंट्री करेंगे तो इसी तरीके से एंट्री हो जाएगी और नरेशन में हम लिख देंगे बी कैपिटल इन्फ्यूज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। उसमें कैश में इतना इन्फ्यूज किया और बैंक के थ्रू इतना इन्फ्यूज किया, टोटल डिटेल दे करके नरेशन कंप्लीट करके एंट्री को सेव कर दिया जाएगा। तो ये एंट्री हमारी यहां पर कंप्लीट हो जाएगी। तो बैंक अकाउंट क्या है? बैंक अकाउंट एक ग्रुप है, उस ग्रुप के अंतर्गत आईसीआईसी बैंक का लेजर बनेगा। दोस्तों याद रहे, कुछ लेजर भी ऑलरेडी बने होते हैं, जैसे कैश इन हैंड और कैश प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर ऑलरेडी बना होता है, वो हमें ओपन नहीं करने होते हैं, बाकी सभी लेजर हमें ओपन करने होते हैं। तो आईसीआईसी बैंक का लेजर हमने ओपन करके इस तरीके से एंट्री कर दी। कैपिटल अकाउंट हमने ग्रुप होता है, ग्रुप के अंदर भी हमें कैपिटल अकाउंट बनाना होगा और कैपिटल अकाउंट को कैपिटल ग्रुप में रख करके इसको इस तरीके से एंट्री करनी होगी। तो बैंक अकाउंट का मतलब है दिस ग्रुप इज यूज्ड टू रिकॉर्ड बैलेंस ऑफ ऑल बैंक्स, बैलेंस ऑफ ऑल बैंक्स अकाउंट मेंटेन्ड बाय द बिजनेस। इसमें सेविंग भी हो सकता है, इसमें करंट भी हो सकता है, इसमें ओवरड्राफ्ट लिंक्ड करंट अकाउंट हो सकता है, व्हाटएवर में भी देयर। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी करंट अकाउंट, एसबीआई सेविंग अकाउंट, आईडीबीआई ओडी अकाउंट, एक और पंजाब नेशनल बैंक सीसी अकाउंट। सो ऑल बैंक रिसीट्स, पेमेंट एंड रिकंसिलिएशंस आर ट्रैक्ड थ्रू दिस ग्रुप फॉर एक्यूरेट कैश फ्लो मैनेजमेंट। सो बैंक अकाउंट ग्रुप में आ गए आपके आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई सेविंग अकाउंट, पंजाब नेशनल बैंक सीसी अकाउंट, आईडीबीआई ओडी अकाउंट, चाहे जितने भी अकाउंट हो सभी इसी बैंक अकाउंट के ग्रुप में आ जाएंगे। इसमें व्यवसाय के सभी बैंक खातों का विवरण रखा जाता है। आई होप आपको बैंक अकाउंट समझ में आ गया होगा। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड रिप्रेजेंट्स फिजिकल कैश अवेलेबल विद द बिजनेस, फिजिकल कैश अवेलेबल विद द बिजनेस, ये कैश इन हैंड होती है। बिजनेस के चेस्ट में, बिजनेस की तिजोरी में जो पैसा रखा होता है वो कैश इन हैंड होता है। इसमें पेटी कैश भी बोलते हैं, इंप्रेस्ड कैश भी बोलते हैं, डेली कैश बैलेंसेस। फॉर एग्जाम्पल 10,000 kept in the cash drawer for daily expenses like tea, transport or stationery. This group help in monitoring daily cash movement and is critical for cash book accuracy. व्यवसाय के पास मौजूद नकद राशि को कैश इन हैंड कहते हैं, जैसे पेटी कैश। जो पेटी के अंदर आपकी कैश भरी है, तिजोरी के अंदर जो कैश भरी है वो आपकी कैश इन हैंड हो गई, ठीक है। कई बिजनेसेस में इंप्रेस्ड कैश का फंडा होता है। कैशियर के पास 1,00,000 रुपए थे, प्रोजेक्ट मैनेजर आया, सर मुझे 10,000 रुपए चाहिए, ये माल खरीदना है, और वो लेकर के मार्केट चला गया। शाम तक उसने हिसाब नहीं दिया बट कैश निकल गई, तो उस प्रोजेक्ट मैनेजर के नाम पर एक इंप्रेस्ड कैश का खाता खुलेगा और वो कैश उसको दे दी जाएगी। कैश इन हैंड जो हमारी ड्रॉअर में बचा वो ले लिया जाएगा, और जब
प्रोजेक्ट मैनेजर बाजार से वो सामान खरीद के लाएगा, बिल देगा, तो उसके अकाउंट से इंटरेस्ट खर्च से रिड्यूस कर दिया जाएगा। बैलेंस बचा तो कैश इन हैंड में आ जाएगा, नहीं बचा तो अगले दिन उसको दे दिया जाएगा, तो कैश इन हैंड से वो पैसा भी कम हो जाएगा। यह तरीका होता है व्यवसाय के पास मौजूद नगद राशि को कैश इन हैंड कहते हैं। इसमें पेटी कैश, इंप्रेस्ड कैश भी शामिल होती है। आई होप कि आपको कैश इन हैंड के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम आपको लेके चलते हैं डिपॉजिट में। डिपॉजिट एसेट्स ऐसी चीज है जिसमें जो सिक्योरिटी वगैरह हम लोग देते हैं वो आता है। डिपॉजिट ग्रुप रिकॉर्ड्स सिक्योरिटी डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट मेड बाय द बिजनेस दैट आर रिकवरेबल। जो जमा राशि भविष्य में वापस मिलने वाली हो उसे डिपॉजिट बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप पोस्ट पेड मीटर अपने यहां लगवाते हो, उसकी सिक्योरिटी जमा होती है। आप गैस कनेक्शन लेते हो, सिलेंडर की सिक्योरिटी जमा होती है। आप ऑफिस रेंट पर लेते हो तो उसकी भी सिक्योरिटी जमा होती है। 1 साल से ज्यादा की एफडी अगर आप बैंक में जमा करते हो तो वो भी डिपॉजिट में आ जाती है। ये डिपॉजिट एसेट साइड का पार्ट है। तो अगर हम सिंपल भाषा में आपको समझाएं कि जो जमा राशि भविष्य में वापस मिलने वाली हो, जैसे बिजली विभाग के पास सिक्योरिटी डिपॉजिट की है, तो उसे डिपॉजिट ग्रुप में डालते हैं। अब इसके अंदर जो लेजर बनेंगे, ठीक ना, सिक्योरिटी डिपॉजिट विद इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, ये एक हमने लेजर बना दिया और डिपॉजिट हेड के अंतर्गत उसको डाल दिया। इसी तरीके से फिक्स डिपॉजिट है, हमने फिक्स डिपॉजिट किया और इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, ऑफिस रेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट, एफडी विद बैंक, ये सब इसके पार्ट हो गए। दीज आर नॉट रेगुलर कैश बैलेंस बट एसेट्स दैट विल बी रिसीव्ड बैंक बैक इन फ्यूचर। ऐसा ये एसेट्स है। तो जो जमा राशि भविष्य में वापस मिलने वाली हो उसे डिपॉजिट के रूप में हम ग्रुप में डालते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको लेके चलते हैं हम अगले ग्रुप में, लोन एंड एडवांस एसेट्स। ये भी एसेट्स का पार्ट है। अब आप बोलोगे लोन एंड एडवांस, हमने किसी को एडवांस दिया या किसी से एडवांस लिया, कैसे पता चलेगा? तो यहां पर हम बात कर रहे हैं उस ग्रुप की जिसमें हमने किसी को एडवांस दिया, मतलब रिसीवेबल है, तो कहां आ गया? ये एसेट में आ गया। लोन एंड एडवांस एसेट साइड। तो लोन एंड एडवांस रिप्रेजेंट मनी गिवन बाय द बिजनेस टू एम्प्लॉय सप्लायर, मनी given by the business to employ supplier and others। इनको हमने एडवांस दे रखा है। जैसे मान लीजिए कि हमें माल खरीदना है, बंदे ने टर्म्स कंडीशन रखी, भाई 50% एडवांस देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 50% एडवांस देना पड़ेगा। अब माल तो हमें लेना है भाई, तो क्या करेंगे? 50% एडवांस सप्लायर ने हमारे बोल दिया भैया देना पड़ेगा, और हमने दे दिया, माल तो खरीदना था। तो इसको लोन एंड एडवांस के अंतर्गत लेके जाएंगे और इसके अंतर्गत जो ग्रुप लेजर बनेगा वो उस पार्टी का बनेगा जिसको हमने माल का पैसा देना है, एडवांस देना है। अब हमारे एम्प्लॉय ने हमसे बोल दिया, हमारे एम्प्लॉय ने हमसे बोला सर मुझे सैलरी एडवांस चाहिए, आप जो है ना 10-10 हजार रुपए करके काट लीजिएगा। तो ये भी लोन एंड एडवांस में आ जाएगा, सैलरी, लोन एंड एडवांस अगेंस्ट सैलरी। तो ये उसके अंतर्गत आ जाएगा और लेजर अकाउंट ओपन हो जाएगा। किसी को हमने लोन दिया, फ्रेंड को, या हमारे एम्प्लॉय के शादी थी तो एडवांस में चला जाएगा। दीज अमाउंट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर्ड एंड हेंस शोन एज एसेट्स। इसमें यहां पर यह उम्मीद की जाती है कि यह पैसा रिकवर हो जाएगा, इसलिए इनको एसेट्स की साइड में दिखाया जाता है। आई होप लोन एंड एडवांस एसेट्स की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। स्टॉक इन ट्रेड क्या है, आइए समझते हैं। स्टॉक इन हैंड इंक्लूड्स गुड्स हेल्ड फॉर सेल, गुड्स हेल्ड फॉर सेल, और रॉ मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल ट्रेडर्स अनसोल्ड गुड्स और मैन्युफैक्चर रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। These group directly affects gross profit calculation and is crucial for inventory valuation and trading। तो बिक्री के लिए उपलब्ध माल मतलब फिनिश गुड्स या कच्चा माल या वर्क इन प्रोग्रेस,
वर्क इन प्रोग्रेस। आई होप कि आपको स्टॉक एंड ट्रेड के बारे में पता चल गया होगा। स्टॉक इन ट्रेड इन हैंड जो होता है, इसके अंतर्गत आपका रॉ मटेरियल आता है, इसके अंदर सेमी फिनिश गुड्स आता है जिसको वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं, इसके अंदर फिनिश गुड्स आता है। ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, अगर इसका वैल्यूएशन आपने प्रॉपर नहीं किया तो ये आपका प्रॉफिट गलत दिखा देगा। इसलिए बहुत ही अच्छे तरीके से स्टॉक एंड ट्रेड को मेंटेन करना चाहिए। सन्डी डेटर्स ग्रुप क्या है? सन्डी डेटर्स आर कस्टमर हु परचेज गुड्स और सर्विस ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट। अब पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि बिजनेस ये गायब हो रहा है, इसका मतलब मुझे ये नहीं, ये लेके देखता हूं। बिजनेस क्या है? बिजनेस एक तो होता है आपका सर्विस प्रोवाइडर, दूसरा होता है ट्रेडर, और तीसरा होता है मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर तीन तरीके के बिजनेस होते हैं, एक सर्विस प्रोवाइडर, एक ट्रेडर और एक मैन्युफैक्चरर। तीनों तरीके के अपने अपने अकाउंटिंग कंसेप्ट होते हैं। जो सर्विस प्रोवाइडर है वो किस तरीके से एंट्री करता है आपको मालूम होना चाहिए, वो प्योरली सर्विस ही प्रोवाइड करता है। ट्रेडर सर्विस प्रोवाइडर में आपके डॉक्टर्स आ जाते हैं, आपके सीए आ जाते हैं, इंजीनियर्स आ जाते हैं, आर्किटेक्ट आ जाते हैं और एडवोकेट आ जाते हैं। जो प्रोफेशनल्स हैं वो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं और उनकी अकाउंटिंग अलग तरीके से होती है। ट्रेडर जो माल को खरीदते हैं, गुड्स को परचेज और सेल करते हैं डायरेक्ट, तो वो ट्रेडर होते हैं। मैन्युफैक्चरर क्या होते हैं? रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं और फिर उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर सेल करते हैं। अब यहां पर आते हैं सन्ड्री डेटर्स क्या है। सन्ड्री डेटर्स है वो कस्टमर जो हमसे क्रेडिट में परचेज करते हैं, माल मंगाते हैं। परचेज गुड्स और सर्विस ऑन क्रेडिट। अगर हम सर्विस प्रोवाइडर तो हमसे सर्विस परचेज करेंगे, गुड्स प्रोवाइडर तो गुड्स परचेज करेंगे। गुड्स प्रोवाइडर दो तरीके के होते हैं, एक ट्रेडिंग और एक मैन्युफैक्चरिंग। जैसे गुड्स सोल्ड टू एबीसी ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट फॉर 50,000। अब यहां पर अगर मैं आपको डेबिट क्रेडिट के बारे में बताऊं, गुड्स सोल्ड टू एबीसी ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट, तो अब यहां पर क्या होगा, हमें एबीसी ट्रेडर्स का अकाउंट ओपन करना होगा, लेजर ओपन करना पड़ेगा, जो आएगा सन्ड्री डेटर्स में। उसने हमसे माल परचेज किया, हमारे यहां से क्या गया माल, और उसने क्रेडिट पर परचेज किया, तो क्या करेंगे हम, पार्टी को डेबिट करेंगे और सेल्स ऑफ गुड्स को क्रेडिट करेंगे। तो ये हमारे डेटर्स हो गए, मतलब उससे हमें पैसा मिलना है। दे रिप्रेजेंट मनी रिसीवेबल बाय द बिजनेस। डेटर्स जो है इस ग्रुप में हमें ये पता होता है कितने लोगों से बिजनेस को मनी मिलनी है। डेटर्स के अंदर बहुत सारे लेजर आ जाते हैं जिनको हम क्रेडिट पर माल बेचते हैं। ये ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है क्रेडिट मैनेजमेंट के लिए, एजिंग एनालिसिस के लिए और कैश फ्लो के लिए। वे ग्राहक जिनसे पैसा लेना है उनको डेटर्स, सन्डी डेटर्स के ग्रुप में रखा जाता है। इसमें बहुत सारे नाम आ जाएंगे जिनने क्रेडिट में हमसे माल लिया है और जिनसे हमें पैसे लेने हैं। अब आपको लेके चलता हूं करंट लायबिलिटीज में। करंट लायबिलिटीज आर ऑब्लिगेशंस पेबल विद इन 1 ईयर। मतलब इसमें सप्लायर भी आ गए जिनसे हमने क्रेडिट में माल खरीदा है, क्रेडिटर्स। आउटस्टैंडिंग भी आ गए, जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग है, रेंट आउटस्टैंडिंग है, एक्सपेंसिस, और शॉर्ट टर्म ड्यूज जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वेजेज है, जीएसटी पेबल है। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, सप्लायर हमारे इंक्लूड होते हैं जिसको क्रेडिटर्स बोलते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स बोलते हैं। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जैसे शॉर्ट टर्म ड्यूज है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेबल है, वेजेस पेबल है, रेंट पेबल है, जीएसटी पेबल है, व्हाटएवर में भी देयर।
तो इसमें शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाले लेजर आते हैं। कहने का मतलब वे देनदारियां जो एक वर्ष के अंदर चुकानी होती है, जैसे बिजली का बिल, जैसे बिजली का बिल। तो करंट लायबिलिटी में हमने इस तरीके से समझा। आपको लेके चलते हैं अगले ग्रुप की तरफ। व्हाट इज ड्यूटीज एंड टैक्स? दिस ग्रुप यूज टू रिकॉर्ड स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज। किस लिए यूज किया जाता है? स्टैट्यूटरी लायबिलिटी को रिकॉर्ड करने के लिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस का ग्रुप यूज किया जाता है। मतलब जितनी भी लायबिलिटीज हमारी स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज होंगी, जैसे जीएसटी है, टीडीएस है, टीसीएस है, वैट है, इनकम टैक्स है, प्रोफेशनल टैक्स है, वो सब यहां पर रिकॉर्ड की जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस एंड वैट। प्रोफेशनल टैक्स, GST collected from the customer but not yet paid to the government. It helps in compliance, checking, tracking and ensure timely payment of government. क्या इंश्योर करते हैं? टाइमली पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज। तो इसमें IGST, CGST, SGST, UTGST, इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी अकाउंट बनेगा, इसमें इनका आउटपुट टैक्स, आउटवार्ड टैक्स का भी अकाउंट बनेगा और पे बिल का भी अकाउंट बनेगा। 3 तरीके के तो ये अकाउंट हो गए, मतलब IGST, CGST, SGST और UTGST 4 हो गए। 4 का पहला तो अकाउंट खुल गया इनपुट का, फिर आउटपुट का और फिर पे बिल का या रिसीवेबल का। तो सरकारी कर की देनदारियां जैसे जीएसटी, टीडीएस को हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत लेके आते हैं। इसमें इनकम टैक्स पेबल भी आ जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल देकर के बता देता हूं कि आपको फाइनेंशियल कंप्लीट करने के बाद मान लीजिए जीएसटी पेबल, सॉरी जीएसटी पेएबल 20,000 निकला, इनकम टैक्स पेएबल 10,000 निकला, तो आपको जीएसटी पेएबल का लेजर खोलना पड़ेगा। आपको जीएसटी पेएबल का लेजर खोलना पड़ेगा और इनकम टैक्स पेएबल का लेजर खोलना पड़ेगा। ये दोनों लेजर कहां पर आएंगे? ड्यूटीज एंड टैक्स के अंतर्गत आएंगे, ग्रुप के अंतर्गत आएंगे। अब अगर आप इसका पेमेंट करते हो तो टैली में पेमेंट सिस्टम पर आप जाओगे, क्या एंट्री करोगे? आपकी एक लायबिलिटी खत्म हो रही है और आपके बैंक से कुछ जा रहा है, पैसा जा रहा है, तो जीएसटी पेएबल को हम क्या करेंगे? डेबिट, पेएबल डेबिट, कितने से? 20,000 से टू ICICI बैंक, कितने से? 20,000 से। ये आपकी एंट्री कंप्लीट हो गई। यहां पर आप नरेशन लिखेंगे, बीइंग जीएसटी पेबल, जीएसटी फॉर द फाइनेंशियल ईयर लायबिलिटी हैज बीन रिड्यूस्ड या पेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर सो एंड सो थ्रू चेक नंबर, चालान नंबर, व्हाटएवर, यहां पर आपने दिखा दिया और ये एंट्री कंप्लीट कर दी। इसी तरीके से इनकम टैक्स पेबल की एंट्री होगी। प्रैक्टिकल हम आपको सब कुछ जीएसटी टैली में दिखाने वाले हैं। फिलहाल अभी हम थ्योरी पोर्शन पर हैं इस समय, तो इसे आप समझ लीजिए। चलते हैं अगले उस पर, जहां हम बात करेंगे प्रोविजंस की। Provisions are amount set aside for expected expenses or liabilities whose exact amount is uncertain. भविष्य के खर्च या नुकसान के लिए बनाई गई राशि या बना करके रखी गई राशि। फिर से समझा देता हूं। प्रावधान जो किए जाते हैं उन खर्चों के लिए किए जाते हैं जो एक्सपेक्टेड हैं, जो एक्सपेक्टेड है कि हमें देना ही पड़ेगा, मतलब लायबिलिटी भी एक्सपेक्टेड है, एक्सपेंसेस जो हमें करना ही पड़ेगा, जिसका सर्टेन अमाउंट हमें पता नहीं है। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये हमारा नुकसान हो गया। जो डेटर्स हैं उतने डाउटफुल हो गए कि हम उनके लिए प्रोविजन बनाना पड़ा कि ये नुकसान हमारा होगा। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, मतलब इतनी लायबिलिटी हमारी खड़ी हो जाएगी। तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस एंड इंश्योर दैट एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड इन द करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड। प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस का काम होता है प्रोविजन में, ताकि आपके जो फाइनेंशियल्स हैं उनका ट्रू एंड फेयर विजन हो सके। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जब हम फाइनेंशियल्स बनाते हैं, जब हम मंथ एंड करते हैं या क्लोजिंग करते हैं अपने बुक्स की ईयर एंड में, प्रोविजंस डालते हैं। प्रोविजंस डालने का पर्पज यही है
कि हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो हमें ये देने पड़ेंगे, हमारी जो लायबिलिटी है वो हमें चुकानी पड़ेगी, लेकिन अमाउंट अनसर्टेन है। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए आपका जो ऑफिस का ओनर है वो आपको बिल दे देता है, उसमें आपका अमाउंट फिक्स है रेंट का, तो जरूरी नहीं है कि आपको प्रोविजन करना पड़े। बट कोई ऐसी लायबिलिटी जो आपको आनी तो है बट ये नहीं पता कि कितनी आनी, जैसे मान लीजिए प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपकी यूनिट के ऊपर डिपेंड करता है, बट आपको ये नहीं पता कि कितने यूनिट खर्चा हो जाएगा साल में, तो आपने एक अंदाजा लगाया कि हर महीने हमारा 2,000-4,000 रुपया खर्चा होता है लाइबिलिटीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, तो हमने 4,000 या 5,000 का खर्चा डाल दिया, या किसी और एक्सपेंसेस के लिए हमने खर्चा डाल दिया। ये सब प्रोविजन हमारा इतना इनकम टैक्स बनेगा तो ये हमें चुकाना पड़ेगा। तो भविष्य के नुकसान के लिए और भविष्य के खर्च के लिए बनाई गई राशि को प्रोविजंस में ग्रुप में डाला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स, चर्चा करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स पर। दोस्तों टोटल 28 ग्रुप्स है, तो ये प्रोविजन हम दो पार्ट में बांट लेते हैं, सीजन बहुत लंबा हो रहा है। सन्ड्री क्रेडिटर्स के बाद हम अगले सीजन में आपसे बात करेंगे अदर 14 जो 14 रिमेनिंग 14 ग्रुप है उस पर चर्चा करेंगे। इस सीजन को हम यहीं पर क्लोज करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स के बाद। जिस तरीके से हमने सन्ड्री डेटर्स देखे उसी तरीके से सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं। सन्ड्री डेटर्स हमारे कस्टमर होते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे सप्लायर होते हैं। मतलब हमने जिन लोगों से उधार पर माल खरीदा, सन्ड्री क्रेडिटर्स आर सप्लायर फ्रॉम whom गुड्स और सर्विस आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। उधार पर माल खरीदा जिन व्यक्तियों से वो हमारे सप्लायर होते हैं और उनके नाम, उनके लेजर सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप के अंतर्गत खोले जाएंगे। जैसे रॉ मटेरियल परचेज फ्रॉम XYZ सप्लायर ऑन 30 डेज क्रेडिट, तो XYZ का हम अकाउंट खोलेंगे, ओपन लेजर ऑफ XYZ सप्लायर अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप। तो लेजर खुल गया। अब अगर हमें यहां पर एंट्री करनी हुई, 30 डेज क्रेडिट पर लिया है उसने, तो हम क्या एंट्री करेंगे? एंट्री हमारी कैसे होगी? परचेज वाउचर पर एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी? हमारे पास क्या आया? गुड्स, परचेज डेबिट हो जाएगा, जो भी आइटम आया है डेबिट, और क्रेडिट क्या हो जाएगी? पार्टी, मतलब XYZ सप्लायर को क्रेडिट करेंगे। अब मान लीजिए ये माल यहां पर माल जो खरीदा है ये 50,000 का खरीदा। कितने का? 50,000 का, 1 मंथ की क्रेडिट पर खरीदा। तो क्या होगा? वापस आते हैं यहां पर, XYZ सप्लायर क्रेडिट हो जाएगा, ये हो जाएगा 50,000 से, और ये हो जाएगा 50,000 से क्रेडिट। दोस्तों आई होप कि आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स समझ में आ गया होगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंतर्गत हमने लेजर खोला XYZ सप्लायर का, जिससे हमने माल परचेज किया, परचेज की हमने एंट्री बता दी। सबसे पहले हम इस ग्रुप के अंतर्गत लेजर ओपन करेंगे सप्लायर का, और उसके बाद फिर हम ये एंट्री करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आज का चैप्टर हम यहीं पर क्लोज करते हैं और बढ़ते हैं आगे अगले चैप्टर की तरफ, जिसमें हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करेंगे और डायरेक्ट इनकम की बात करेंगे, फिक्स्ड एसेट्स की बात करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करेंगे, इनडायरेक्ट इनकम की बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, लोन्स की बात करेंगे, बैंक ओडी की बात करेंगे, सिक्योर्ड लोन्स की और अनसिक्योर्ड लोन की। इस तरीके से 25वां हमारा मिसलेनियस एक्सपेंसेस की बात करेंगे, परचेज अकाउंट की और सेल्स अकाउंट की बात करेंगे, सस्पेंस अकाउंट की बात करेंगे। 14 आइटम रह गए हैं जिसको हम अगले सीजन में लेते हैं। तब तक के लिए जितने अभी 14 सेक्शन हमने बताए हैं इनकी प्रैक्टिस करिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।